मुंबई का कमाटीपुरा इलाका देह व्यापार के लिए मशहूर है। लोग अपनी जिस्म की हवस बुझाने के लिए वहां पहुंचते हैं। कमाटीपुरा के देह व्यापार में पहुंचते हैं। कमाटीपुरा के देह व्यापार में कोठा नंबर 107 पर एक लड़की दीपाली इतनी खूबसूरत थी कि जिसको देखने के लिए भी 10,000 रुपये फीस लगा करती थी। और वो जब वो किसी को पसंद आ जाया करती थी तो 1,00,000 रुपये एक रात की 4 सोने की उसके 4 फीस हुआ करती थी। जब से रूपाली कोठा नंबर 107 के जमुना बाई के पास पहुंची थी, तब से जमुना बाई की एक लॉटरी लग गई थी। हर रात किसी न किसी अय्याश के हाथों वो 1,00,000 रुपये मोटी रकम उसकी फ़ीस वसूल करती और फिर 1,00,000 रुपये देने के बाद पूरी रात वो उसे जानवरों की तरह नोचता। उसके दूधियों बदन पर सारी रात की कहानी लिखी हुई होती। सब दिख रहा होता है। उसके हाथों पर, उसके गलों पर रात के निशान साफ दिखाई दिया करते थे। दोस्तों, आखिर दीपाली इस देह व्यापार में कैसे पहुंची, कहाँ की रहने वाली थी, आज इस स्टोरी में हम जानेंगे। तो प्लीज़ रोज़ की तरह आज से भी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना ना भूला करेंगे। दोस्तों, इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए नई नई कहानी लाने में, तो आप लाइक करने, सब्सक्राइब करने कंजूसी करते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलो कहानी को समझते हैं। दोस्तों, दीपाली जो है वो राजस्थान की कोटा की रहने वाली थी। जब दीपाली का जन्म होता है, उसकी खूबसूरती को देख करके उसके माता पिता उसका नाम दीपाली रखते हैं, क्योंकि उसके सौंदर्य, उसकी खूबसूरती हर किसी को ऐसी आ रही थी कि किसका नाम इसके रूप के ऊपर रखा जाए, इसकी खूबसूरती के ऊपर रखा जाए। इसलिए उसका माँ बाप ने, उसके सारे रिश्तेदारों ने साला मशवरा करके उसका नाम दीपाली रखा। और दीपाली अपने नाम की तरह जैसे जैसे बड़ी होती गई, इसी तरह सुंदर भी होती चली गई। उसके जिस्म में गजब के निखार आने शुरू हो गए। बिल्कुल दूधिया बदन ऐसा था, देखते ही नज़र फिसल जाए। लेकिन दीपाली थी वो किसी की तरफ देखना पसंद नहीं करती थी। जब बड़ी हुई तो माँ बाप ने उसका दाखिला स्कूल में करा दिया। फिर छोटी क्लास से बड़ी क्लास से, फिर बड़ी क्लास, फिर बड़ी क्लास से और बड़ी क्लास, हाई स्कूल, इंटर, उसके बीए, बीएससी। अब रूपाली कॉलेज में बीए बीएससी करने आ गई थी। लेकिन कॉलेज में एक दीपाली के साथ घटना ये घटी थी कि दीपाली जितनी शरीफ थी, जितनी शर्मो हया उसके पास थी, वो किसी से फालतू बात नहीं किया करती थी। लेकिन उसी कॉलेज में पढ़ने वाला शक्ति सिंह, जो कि एक बड़े बाप की औलाद था, बड़े बाप का बेटा था, उसकी बुरी नज़र दीपाली पर पड़ती है। अब वो किसी भी हालत में दीपाली को पाना चाहता था। दीपाली को पता था कि शक्ति सिंह आते जाते उसको चाहत भरी नज़रों से देखता है, क्योंकि अब दीपाली जो है ग्रेजुएट कर रही थी, इसलिए बच्ची नहीं रह गई थी। वो सब समझती थी कि कौन उसको किन नज़रों से देखता है। लेकिन दीपाली की अपने कॉलेज को जाना और कॉलेज से फिर पढ़ करके सीधे घर आना। उसके माँ बाप ने उसके कॉलेज जाने के लिए एक साइकिल भी दिला के रखी थी, जिससे वो स्कूल जाया करती थी। एक मिडिल क्लास गरीब परिवार से दीपाली थी। ज़्यादा उसके घर वाले मालदार पैसे वाले नहीं थे, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ा लिखा करके कुछ बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दीपाली को साइकिल लेकर दे रखा था। इतनी हैसियत भी नहीं थी उनकी, लेकिन बेटी के सपने साकार करने के लिए उन्होंने उसको स्कूल में आने जाने के लिए सहूलतों साइकिल दे दी थी ले करके। और दीपाली भी अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहती थी। उसके साथ उसके माँ बाप ने उम्मीदें लगाई थी, वो अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहती थी। इसलिए वो फालतू लड़कियों की तरह और लड़कों की तरह फालतू किसी से बात नहीं किया करती थी। कॉलेज जाना, कॉलेज से पढ़ के सीधे घर आना। लेकिन शक्ति सिंह की नज़र जब से दीपाली पर पड़ी थी, वो उसे आते जाते परेशान करने लगा था। आते जाते उस पर गंदी गंदी फप्तियाँ कसने लगा था। पहले तो वो चाहता था कि दीपाली भी मेरे साथ
फ्रेंड बन जाए, मेरी दोस्त बन जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी भी हालत में शक्ति सिंह को दीपाली ने लाइन नहीं दिया। जब हर तरह का आजमा चुका तब उसने देखा कि दीपाली आसानी से उसकी बातों में नहीं फंसेगी और वो जो चाहता है दीपाली से वो उसको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। फिर वो तरह तरह की तकरीबें आजमाना लगता है। अपने दो दोस्तों को शामिल कर लेता है कि अगर दीपाली के सौंदर्य को चखना है तो ये हमें आसानी से हाथ नहीं रखने देगी। इसके लिए हमें कुछ अलग से सोचना होगा। उसके दो दोस्त जो थे उसी कैटेगरी के थे, वो भी बड़े बाप के औलाद थे, रसूदा के बापों के औलाद थे, इसलिए वो भी उसके प्लान में शामिल हो जाते हैं। एक दिन शक्ति सिंह ने मौका देखकर स्कूल पर जाती हुई दीपाली के आगे अपनी बाइक लगा दी। दीपाली साइकिल रोक देती है। अचानक से जब ब्रेक लगाती है तो वो गिरती गिरती बची। दीपाली को गुस्सा आ जाता है। शक्ति सिंह कहता है कि दीपाली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं अपने प्यार का कई बार तुमसे इजहार कर चुका हूँ और तुम हो कि जवाब ही नहीं देती। दीपाली कहती है, शक्ति सिंह, आज तो तुमने मेरा रास्ता रोक लिया, आइंदा आगे से मेरे रास्ता रोकने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ने आती हूँ। अपने माँ बाप का जो सपना है उसको साकार करना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। तुम्हारी तरह कॉलेज में अय्याशी करने के लिए नहीं आती हूँ। मैं किसी बड़े बाप की औलाद नहीं हूँ, एक गरीब परिवार से हूँ। बहुत सी उम्मीदें हैं, बहुत मेरे माँ बाप की मुझसे, इसलिए मुझे आज के बाद ना ही तो मुझे प्रपोज करना और ना ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ और ना मैं ही करना चाहती हूँ, मैं ना और पसंद करती हूँ। मुझे पढ़ने दो, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ। दीपाली सारी बात जब शक्ति सिंह को कहता है तो शक्ति सिंह को गुस्सा आ जाता है और वो बड़े बाप की औलाद होने के नाते उस पर रौब भी दिखाता है और सीधा दीपाली को आता है और उसके बाल पकड़ लेता है और बाल पकड़ने के बाद उसकी गर्दन पीछे करके उसको किस करना चाहता, लेकिन दीपाली उसको रोक देती है और गुस्से में उसको एक थप्पड़ खींच के लगा देती है जोड़ का। जैसे उसको झनझनाटेदार एक थप्पड़ शक्ति सिंह के गाल पे पड़ता है, उसको तो दिन में तारे नजर आ जाते हैं, क्योंकि दीपाली ने इतने गुस्से में उसको थप्पड़ मारा था कि शायद वाकई उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया होगा। क्योंकि कोई आदमी औरत जब गुस्से में होती है और उस काम को करता है तो उसकी ताकत डबल हो जाती है। शक्ति सिंह उस थप्पड़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो उस दिन तो उस थप्पड़ खा कर के घर चला गया, लेकिन उसको दीपाली को वार्निंग ज़रूर देकर थी कि दीपाली, इसकी कीमत तुमको चुकानी पड़ेगी और बड़ा ही भयानक अंजाम होगा। बात आई गई हो जाती है और दीपाली उस दिन को, उस बात को, उस हादसे को बिल्कुल भूल जाती है कि शायद उसके साथ कुछ ऐसा भी हुआ था, लेकिन शक्ति सिंह भुला नहीं पाता। अब अपने दो दोस्तों के साथ हासिल करना चाहता था, उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर उसको फिर दोबारा दबोच लेना चाहता था। तीनों ने मशवरा किया और मशवरा करने के बाद जब उनकी प्लानिंग बनती है कि आसानी से दीपाली हमें नहीं मिलने वाली, तो वो उसकी किडनैपिंग का प्लान बनाने लगते हैं कि उसको किडनैप करेंगे और फिर कहीं ऐसी जगह सुनसान जगह पे ले जाकर उसका रेप करेंगे, तभी दीपाली हमको मिल सकती है। तीनों ने आपस में ये बात तय कर ली थी। दीपाली उन शक्ति प्लानिंग के बेखबर अपने कॉलेज आना, कॉलेज से घर जाना। इसी तरह एक दिन दीपाली कॉलेज की छुट्टी होने के बाद घर जा रही थी कि जब एक जगह पर रास्ता सुनसान आता है जहां पर आगे पीछे कोई नहीं था, तो अब शक्ति सिंह को दीपाली का किडनैप करने का मौका बढ़िया मिल जाता है और वो एक कार को उसकी साइकिल के करीब लाता है और फिर दीपाली को उस कार में खींच लेता है। उसकी साइकिल भी वहीं पड़ी रह जाती है और खींचकर उसको कार में डाल लेता है। फिर उसको एक नशे का इंजेक्शन दे देते हैं। दीपाली कुछ देर छटपटाने के बाद बेहोश हो जाती है। अब उसको ये खबर नहीं थी कि वो उसको कहाँ ले जा रहे हैं। बहरहाल वो दीपाली को एक सुनसान जगह पे ले जाते हैं।
एक शायद किसी का फार्म हाउस था। फिर वहाँ पे ले जाने के बाद रात को तीनों बारी बारी से अपने मनमानी करते हैं, जो उनके दिल में तमन्ना थी उसको पूरी कर लेते हैं। लगभग उनकी नज़र में राजस्थान की सबसे खूबसूरत लड़की दीपाली थी। उसके साथ वो रात गुजारना चाहते थे और आज उन्होंने उसके साथ मनमानी कर ली थी, उसका रेप कर डाला था। दीपाली निढाल हो चुकी थी। वो उसे कह रही थी कि प्लीज़ जो मेरी गलती है उसे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी थी, तुम्हारे ऊपर हाथ उठाकर मेरी उस गलती को माफ़ कर दो और मुझे छोड़ दो और मुझे घर जाने दो। लेकिन अब उनकी प्लानिंग कुछ और ही हो चुकी थी, कुछ और बन चुकी थी। उन्होंने दीपाली को देह व्यापार में बेचने का फैसला कर लिया था। इसीलिए दीपाली को आज़ाद नहीं करते, वही उस फार्म हाउस में कैद रखते हैं और फिर उसकी खरीदो फरोख्त की बात शुरू कर देते हैं। किसी दलाल से उनकी कोई बातचीत होती है। फिर वो दलाल उसको कहता है कि मैं आपको इस बात का जवाब कल दूंगा। कल उस दलाल का फ़ोन उनके पास आता है तो उस लड़की के 3 लाख रुपए देने की हामी भर लेता है कि मैं तुम्हें 3 लाख रुपए दूंगा, क्योंकि उनका मकसद उससे पैसा कमाना नहीं था बल्कि दीपाली का बदला लेना था। बदला तो वो उसका रेप करके ले चुके थे, लेकिन अब उन्हें ये शिकन सताने लगी थी कि अगर इन्हें इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो इन्हें ये हमारी भांडा फोड़ देगी, पुलिस को हमारी नाम बता देगी और फिर हम पकड़े जाएंगे, ज़िंदगी भर जेल में सड़ेंगे। इसलिए इसको सज़ा भी देनी है और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। तो उसको कोठे पर बिठा देना चाहता था और उसी मकसद में अपने काम पर लगे हुए थे। जब उनकी बात सेट हो जाती है, 3 लाख में दीपाली का सौदा कर देते और फिर पहुंचा देते उसे मुंबई कामाटीपुरा। जैसे ही कामाटीपुरा मुंबई की कोठा नंबर 107 की मालकिन जमुना बाई दीपाली को देखती है, उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि अपनी लाइफ में अब तक की जब से वो कोठा चला रही थी, देह व्यापार के कारोबार में आई थी, उसने ऐसी खूबसूरत लड़की कभी देखी भी नहीं थी। वो सोचने लगती है कि दीपाली तो मेरे लिए टकसाल है, मुझे पैसे कमा कर देगी। इतनी खूबसूरत लड़की अभी तक उसके इतिहास में नहीं आई थी, नहीं देखी थी। इसलिए उसने एक प्लानिंग बताई कि दीपाली जो सार्वजनिक ना करके उससे कुछ चुनिंदा कस्टमरों को ही दिखाया जाएगा, क्योंकि जो पैसे वाले होंगे और जो अच्छे माल के खरीदार होंगे। इसलिए वो दीपाली को और लड़कियों की तरह लाइन से खड़ा नहीं करते थे। जैसा कि अक्सर कोठे पर कोई ग्राहक पहुंचता है तो लाइन से लड़कियां उसके सामने आके खड़ी हो जाती हैं कि पसंद कर लो, जो भी तुम्हें चाहिए उसी के साथ आप चले जाओ। लेकिन दीपाली के साथ ऐसा नहीं होता था, वो लाइन में नहीं खड़ी होती थी। जब कोई बड़ा अय्याश, बड़ा पैसे वाला कोठे पर पहुंचता, किसी अच्छे माल की तरह डिमांड करता, तो दीपाली को कहा जाता कि एक लड़की हमारे पास है, नगीना है, जो कि पूरे कामाटीपुरा में ऐसी नहीं है, लेकिन उसकी सिर्फ देखने की फ़ीस ही 10,000 रुपये लगेगी और अगर पसंद आ जाए तो 1 लाख रुपए तुम्हें देने होंगे। और जो बड़े लोग अय्याश किस्म के होते हैं, तो ऐसा तो मतलब ही नहीं था कि दीपाली किसी को पसंद ही ना आए। तो अगर उनकी जेब में पैसा नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर उनके जेब में पैसा होता तो वो दीपाली को ही एक रात उसके साथ मनमानी करते, उसको नोचते कचोटते और जिस्म की गवाही दे, जिस्म कर बने रहते वो निशान देते थे। बहरहाल इसी तरह से दिन गुजर रहे थे, लेकिन दीपाली को आंखों में हर वक्त आंसू रहते थे। वो अपनी खुशी से उस कोठे पर नहीं पहुंची थी, वो मजबूरी में पहुंची थी। किसी की हवस का शिकार होने के बाद, किसी की सनक का शिकार होने के बाद वो उस कोठे पर मजबूरी में पहुंची थी। तो इसलिए उन्होंने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। तो और वो वही सोचते थे किसी न किसी दिन मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊँगी, कोई न कोई तो ऐसा फरिश्ता आएगा जो मुझे यहाँ से आज़ाद करा कर ले जाएगा। होता भी ऐसा ही है। एक दिन
चंद्र प्रकाश नाम का एक लड़का कमाटीपुरा उस कोठे पर पहुंचता है और जमुनाबाई से कहता है, जमुनाबाई तुम्हारे घिसे पिसे माल बहुत चख लिए, मुझे कोई एक ऐसा माल दिखाओ जो मैंने आज तक देखा ना हो। जमुनाबाई कहती है कि बाबूजी आपको पता है आप हमारे रेगुलर कस्टमर हो, लेकिन हमारी एक शर्त ये है, उस माल को देखने को सिर्फ 10,000 रुपये लगेंगे। अब जब देखने की फीस 10,000 रुपये है तो चंद्र प्रकाश की चाहत बढ़ जाती है कि आखिर देखा जाए, हिम्मत होगी भाई तो खरीदेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है। वो उसको 10,000 रुपये फीस दे देता है। जब दीपाली उसके सामने आती है, उसको दिखाया जाता है तो उसको देखता ही रह जाता है। लेकिन आज उसकी जेब में 1,00,000 रुपये उसकी फ़ीस अदा करने के नहीं थे, इसलिए वो जमुनाबाई से कह गया कि जमुनाबाई तुम्हारा आइटम मुझे बहुत पसंद आया और मैं कल पैसे का इंतज़ाम करके आऊँगा, तब इस माल का मैं मज़ा लूँगा। तो अगले दिन चंद्र प्रकाश अपने घर पहुँचता है और पहुँचने के बाद 1,00,000 रुपये इंतज़ाम करता है, इंतज़ाम कर कोठे पर पहुंचता है। अब कोठे पर पहुंचने के बाद उसकी फ़ीस जमुनाबाई को अदा करता है और पहुंच जाता है दीपाली के कमरे में। दीपाली गुमसुम से उदास बैठी हुई थी। जब चंद्र प्रकाश उसके पास पहुंचा, उसकी हालत देखकर उसको पता नहीं ऐसा तरस आया कि वो दीपाली को पूछने लगा कि यहाँ पर कोठे पर और जितनी भी लड़कियाँ हैं सब अपने खुशी से इस काम को करती हैं, हंसी खुशी रहती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम खुश नहीं हो, तुम अपनी खुशी से इस काम को नहीं कर रही हो, कुछ मुझे तुम उदास सी लग रही हो। इतनी बात जब वो सुनती है तो उसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि आज से पहले जितने भी कस्टमर उसके पास आते थे सब अपनी अपनी हवस को पूरा करने के लिए आते थे। कभी भी दीपाली से जानने की कोशिश नहीं की कि इस काम को करते टाइम वो खुश भी है या नहीं। वो एक बुद्ध की तरह बनी पड़ी रहती थी और जानवर अपना काम निपटा करके उसके ऊपर से गुजर कर चले जाते थे। लेकिन आज चंद्र प्रकाश ने जो उससे सवाल किया था, उस सवाल को सुन करके उसके आंखों में चमक पैदा हो जाती कि शायद जिसका आने का इंतज़ार वो कर रही थी, शायद वो यही होगा। इसलिए वो चंद्र प्रकाश से वो कहती है कि तूने सही पहचाना, मैं इस काम को अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। जब मेरे पास कोई आदमी आता है, मुझे रौंदता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं बुद्ध बनी हुई हूँ, इसलिए पड़ी रहती हूँ क्योंकि मैं ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस काम को करना। और मैं राजस्थान की रहने वाली हूँ और इस तरह से 3 लड़कों की सनक का शिकार हो गई हूँ। सारी बात जब वो बताती है तो चंद्र प्रकाश के मन में उसके लिए रहम पैदा हो जाती है, तो और वो उसके साथ वो काम नहीं करता है जिस काम को कि उसने 1,00,000 रुपए की फ़ीस भरी थी। अब वो उससे बात करने के बाद कहता है, क्या तुम यहाँ से जाना चाहती हो? दीपाली कहती है कि मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर मुझे यहाँ से कोई निकाल के ले जाए तो मैं बिल्कुल भी देर नहीं करूँगी, उसके साथ चली जाऊँगी। तो चंद्र प्रकाश कहता है कि दीपाली, तुम्हारे रूप को देखकर, तुम्हारी मासूमियत को देखकर और तुम्हारी बात को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मेरी शादी नहीं हुई, मैं कुंवारा हूँ। मैं यहाँ पर कोठा पर रंगलेलियाँ मनाने के लिए आता रहता था, लेकिन आज तुमसे मिलकर मुझे तुम्हारी बात सुनकर, तुम्हारी शक्ल देखकर, तुम्हारी सूरत देखकर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँ, लेकिन एक शर्त ये है कि जब मैं तुम्हें निकाल कर जब ले जाऊँ, क्या उसके बाद तुम मेरी दुल्हन बनोगी, मुझसे शादी करोगी? दीपाली कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है, अब यहाँ से निकलने के बाद अब कौन मुझसे शादी करेगा या मैं किसके सपने देखूंगी? इसलिए मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो गए। अगर इस दलदल से मुझे तुमने निकाल लिया तो मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ। दोनों के बीच में बात तय हो जाती है। उसके बाद में चंद्र प्रकाश थाने पहुँचता है और थाने जाकर
सारी दीपाली की आग बीती थाने प्रभारी को बताता है और कहता दीपाली अपने मर्जी से नहीं बल्कि 3 लड़कों की हवस का सनक का शिकार होने के बाद यहाँ पर ज़बरदस्ती भेज दी जाती है और उसके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है। दीपाली दिन रात रोती है अपने घर जाने के लिए, जल्दी वहाँ से छुड़ा लो उसको वरना वो लड़की मर जाएगी। पता नहीं उसके घर वालों का क्या हाल होगा। बहरहाल थाना प्रभारी संज्ञात में जब ये बात आती है तो फौरन वो एक्शन में आते हैं और फिर कमाटीपुरा के कोठा नंबर 107 पर छापा मारने के बाद दीपाली को आज़ाद करा लेते हैं। दीपाली आज़ाद होने के बाद चंद्र प्रकाश के साथ उसके घर जाती है। फिर वो कहती है कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, एक बार अपने घर जाकर और फिर उन दरिंदों को सज़ा दिलवाना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद किया है। क्योंकि दीपाली को गायब होने के बाद उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे। लगभग उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज करा दी थी, लेकिन पुलिस नाकाम रही थी इस बात को पता लगाने में कि दीपाली कहाँ गायब हो गई। क्योंकि जब दीपाली को किडनैप किया गया था तब वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। इतनी सफाई के साथ काम किया था कि कानों कान किसी को खबर भी नहीं हुई थी। इसलिए दीपाली की गुमशुदगी की रिपोर्ट घंटे बजने में चली जाती है। कुछ दिन पुलिस हाथ पैर मारने के बाद, भाग दौड़ करने के बाद शांत पड़ जाती है। उसके घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि दीपाली को आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई। बहरहाल घर वालों के पास ही सब्र करने का अलावा कुछ नहीं था। बार बार वो पुलिस पर दबाव बनाते थे, पूछते थे कि हमारी बच्ची का क्या हुआ, लेकिन वो कहते हो गरीब की फरियाद कोई नहीं सुनता। और पुलिस वाले भी रूपाली के घर वालों को समझा बुझाकर घर भेज दिया करते थे कि हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा हम तुम्हें खबर कर देंगे। इसलिए दीपाली के घर वाले भी शांत हो गए थे। इसके अलावा और कर भी क्या सकते थे। इधर दीपाली ने चंद्र प्रकाश से कहा कि मैं अपने घर राजस्थान जाना चाहती हूँ और फिर थाने में जाकर उस दरिंदों को सबक सिखाना चाहती हूँ, गिरफ्तार करवाना चाहती हूँ। चंद्र प्रकाश उसके साथ आता है मुंबई से राजस्थान। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है उसके घर वाले उससे लिपट कर रोते रहते हैं। उसकी माँ का, दीपाली का तो रो रो कर बुरा हाल था। सारी कहानी वो अपनी रो रो कर उसको सुनाती है। क्योंकि जिन लड़कों ने दीपाली को अपनी हवस का, अपनी सनक का शिकार बनाया था वो बड़े रसूखदार थे। जब दीपाली थाने पहुंचती है और उनकी शिकायत करती है, शिकायत तो उनकी लिख ली जाती है लेकिन कोई भी गिरफ्तारी नहीं होती है। दीपाली ने बहुत चक्कर काटे लेकिन उसकी फरियाद नहीं सुनी गई। बहरहाल थक हार कर दीपाली चंद्र प्रकाश के साथ अपने वादे के मुताबिक उसके साथ शादी कर लेती है और फिर उसके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो रहा दीपाली की ज़िंदगी में वो चंद्र प्रकाश का रहा। क्योंकि चंद्र प्रकाश ही ने एक कोठे पर पहुंची की लड़की को अपनाया और वहां से निकाला भी और फिर पूरी ज़िंदगी उसके साथ गुजारने का फैसला भी किया। तो दोस्तों ये थी हैरान और परेशान करने वाली दीपाली की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हम डेली एक ऐसा कहानी लेकर आते रहते हैं। तो अपना और अपनों को बेहद ख्याल रखिएगा। हम मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ दूसरे दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।